नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, जिसमें दो मुद्दे ऐसे हैं। जैसे कमर चीमा यहाँ पर बहुत ही मासूमाना सवाल पूछ रहा है कि भाई, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद नो डाउट ऐसा हुआ है कि इंडिया की ग्रोथ बहुत ही अलग लेवल की बढ़ चुकी है, लेकिन क्या ऐसा है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल था? इंडिया के अंदर पोटेंशियल था, बस प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, कोई और प्रधानमंत्री होता तो भी यहाँ पर जिस टाइप की ग्रोथ जो इंडिया कर रहा है वो होता रहती। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपके पास ही एग्जाम्पल है 2004 से 2014 का, और फिर हमारे पास ही एग्जाम्पल है 2014 से अब तक का समय। और आपको ये स्पीड, ग्रोथ की जो स्पीड है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी कि कितनी अलग लेवल की स्पीड है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई, प्रधानमंत्री मोदी के एरा में किस टाइप की स्पीड है जो आपको मजबूर करती है देखने के लिए कि भाई देखिए किस टाइप की इंडिया की ग्रोथ हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि सऊदी ने पाकिस्तान की बैंक में $3 बिलियन रखे थे, वो दिखाने के लिए कि पाकिस्तान अगर किसी और कंट्री से लोन मांगता है तो वो लोन, मतलब कि उनको सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी, देखिए हमारे पास इतने तो पड़े हैं लेकिन फिर भी हम चाहते हैं। वो जो पैसे थे वो सऊदी ने दिए थे, और पाकिस्तान को भी डर लग रहा है कि भाई सऊदी ये $3 बिलियन वापस ना मांग ले, क्योंकि अगर मांग लिए ना तो पाकिस्तान के पास 1, 1.5, 2 बिलियन ही बच जाएंगे। और ऐसे में कंट्री कैसे चलेगा? ज़रा सोचिए, इंडिया के पास 600 $650 बिलियन का रिजर्व है और पाकिस्तान के पास 1-2 बच जाएगा तो क्या होगा? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये मोदी जी का क्या वो एक पता नहीं चमत्कार है, क्या लफ्ज़ है, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया। ये उनकी दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ हिम और दैट इज़ बिकॉज़ दैट इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल। कोई भी होता तो कर लेता। हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की है सऊदी गवर्नमेंट से कि वो जो $3 बिलियन उन्होंने रखवाए मेरे रिजर्व में वो ना निकलवाएं अभी। भाई फिर भी ये कहते हैं कि तुम चोर हो। ये लोग जो इतने बेकार हैं, इग्नोरेंट हैं, ये भी कहते हैं कि तुम चोर हो और लूटने के लिए आए हो। पहली बात, अगर आप आज इंडिया का जीडीपी देखें, बाय जीडीपी वी आर नंबर 5, लुकिंग एट 3.3 ट्रिलियन एब्सोल्यूट जीडीपी. बाय पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी, वी आर एट नंबर 3. नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 हम आते हैं एट 11.75 ट्रिलियन. पहला, ये दो इंपॉर्टेंट फिगर समझने की जरूरत है कि आपका जीडीपी बाय एब्सोल्यूट जीडीपी टर्म्स कितना, बाय परचेज पावर पैरिटी कहां पे आप स्टैंड करते हो. ठीक है जी. अच्छा, जो परचेजिंग पावर होती है दैट इज डिटरमाइंड बाय पीपीपी. पीपीपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में बाय जीडीपी विल बी नंबर 3, बाय पीपीपी विल बी अगेन नंबर 3. दोनों जगहों पे नंबर 3 आ जाएंगे. एक तो ये तो एक बड़ी मैक्रो पिक्चर हो गई. अब दूसरी बात आते हैं कि जी इसमें तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम देते हैं लोगों को. वो जीडीपी और पीपीपी से आप समझ गए होंगे. अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछे, इकोसिस्टम है क्या? भाई ये तो मोदी जी ने कर दिया, कोई और कर सकता है. अब मैं आपको थोड़ा 7 साल पहले जाता हूँ. जहां तक मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, 7 साल पहले चीमा साहब इकोनॉमी तो लगभग इसके आधी थी. करेक्ट. और दूसरी बात, तब हमारे यहाँ करीब करीब, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 1400 स्टार्टअप थे, कुल 1400 स्टार्टअप, 1400. ठीक है. आज के डेट में द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर ऑपरेशनल इन इंडिया इज 68,000. 1400, 68,500, और दैट इज द नंबर. रोज कुछ प्लस माइनस होता है. दैट इज द नंबर. सो यू कैन, आप देख सकते हैं 1400 का नंबर कहां और 68,000 का नंबर कहां. अब बोलेंगे इसमें मोदी जी का रोल क्या था? मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी, स्टार्टअप इंडिया, 5-1 साल पहले. तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, ये स्टार्टअप इंडिया आओ है की होंदा है, तो ऐसी जी शगुफे हैं, जुमले हैं, ये है वो है. स्टार्टअप इंडिया का आज आप ग्राउंड पे असर देख रहे हैं. 68,000 स्टार्टअप्स. एक टाइम में स्टार्टअप्स में नंबर 1 होता था यूएस, फिर इजराइल हुआ. अब जो स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड की, वो इंडिया माना जाता है. अब आते हैं आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे. ये था मोदी जी का विजन. उन्होंने इसको देखा, यार इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास इतना पावर है, हाउ कैन बी इट बी लेफ्ट टू अ फ्यू पीपल. स्टार्टअप से क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब क्या चीमा साहब? यूनिकॉर्न इज अ स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गई है. सो यू हैव क्रिएटेड द, काइंडली मार्क माय वर्ड्स सर, सो यू हैव क्रिएटेड अ वेल्थ ऑफ $1 बिलियन. अगर आप 100 यूनिकॉर्न्स की बात करें, यू हैव क्रिएटेड राइट अ वेल्थ ऑफ $100 बिलियन. और एक डेकाट्रॉन भी होता है. डेकाट्रॉन का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन जा रही है. वेरी सून वी आर हैविंग एटलीस्ट 10 to 15 डेकाट्रॉन्स अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ टाइम. बहुत आप देखेंगे 6 महीने भर में या उसके कम में भी, कि हो सकता है आज के डेट में भी कोई वहां पहुंच गए हो या कुछ पहुंच गए हो, बट देयर आर पीपल, देयर बी एटलीस्ट 10 to 15 डेकाट्रॉन्स. डेकाट्रॉन का मतलब जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन है. तो 10 डेकाट्रॉन मतलब $100 बिलियन. 100 डेकाट्रॉन मतलब
$1 trillion. So this is wealth generated, right? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो सब तो करते ही करते हैं। अब जब स्टार्टअप्स, आपने जब स्टैंड अप इंडिया, जब आपने ये बनाया था स्टार्टअप इंडिया, तो उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया था आपने, स्टार्टअप्स की टैक्स हॉलीडेज, स्टार्टअप्स के लिए फैसिलिटी, मनी रिपैट्रिएशन, पैसे लाना, उसको प्रचार करना, लोगों को इन्वेस्ट करना, अट्रैक्ट करना, ये सब आपने बनाया। और उससे भी सबसे बड़ी चीज है, आपने ये जो स्टार्टअप्स खुलते हैं, इसमें लोकल लोग इनको खोलते हैं, लोकल जो हमारे यंग लोग हैं वो खोलते हैं, भाई उनको प्रोत्साहित करना कि आप नौकरी बनने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था। पहले एक टाइम में यहाँ ये था, से 20 साल पहले सरकारी नौकरी मिल जाए जी बस बढ़िया है, फिर नौकरी मिल गई। आप कहते हैं यार नौकरी नहीं करनी, मैं नौकरी दूंगा। अगर आप देखिए फेसबुक, गूगल, ये सब भी तो एक टाइम में स्टार्टअप ही थे। एप्पल स्टार्टअप था, एप्पल तो गैराज से शुरू हुआ था, आज एप्पल कहाँ है। तो स्टार्टअप्स में पोटेंशियल बहुत है कि नए लोग आते हैं, यंग लोग लाते हैं, नई एनर्जी के साथ आते हैं, और उस एनर्जी को कैपिटलाइज करना, और उससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होता है। पहले क्या होता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में कुछ 10, 20, 50 लोग के पास पावर होता है। अगर आप आज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश देखें, 10 पूंजीपति है, वो कंट्रोल अराउंड 25 to 30% ऑफ जीडीपी। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब जब ये स्टार्टअप्स की मशरूमिंग होगी, ये $1 बिलियन, कोई $10 बिलियन, कोई $15 बिलियन, कोई 5 बिलियन, कोई 3, ये तब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ होगा। कोई स्टार्टअप दिल्ली में, कोई हमारा तमिलनाडु में, कोई केरला में, कोई कश्मीर में है, कोई आंध्रा में है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ज्योग्राफिकली भी हो गई, वेल्थ की भी हो गई, और किसी एक विशेष लोग के पास पैसा फंसा नहीं है, ये भी हो गया। और जो पैसा आ रहा है वो अच्छी बात है, वो तो आ ही रहा। इनमें से कल को कौन सा एप्पल बन जाए, इनमें से कल को कौन सा गूगल बन जाए, कुछ भी हो सकता है। मजे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये है चीमा साहब, जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, 68,000 इट्स अ ह्यूमंगस नंबर। अगर इसमें से 1% भी यूनिकॉर्न बन गई, 1%, और मैं आपको हाल फिलहाल बोलूं, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, मतलब मेरे सामने कोविड टाइम में वो यूनिकॉर्न बन गए, कोविड के टाइम में 2 सालों के टाइम में यूनिकॉर्न बन गए। और ऐसे में बहुत से लोगों को जान रहा हूं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं। नाम लेना ठीक नहीं होगा, जब हो जाएगा सबको पता लग जाएगा, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 1% भी बन गई, सीधा अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेटेड, सीधा अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, सीधा अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएटेड। उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया गया, ये विजन था मोदी जी का। सो स्टार्टअप इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके लिए फिर हर मिनिस्ट्री लेवल पे वैसी कॉर्पोरेशन मिलती है, फाइनेंस पे, लैंड पे, टैक्सेशन पे, मतलब FCRA में। तो हर चीज फिर ये पता भाई ये कंट्री का विजन है, इसको करना है, इसको डेवलप करना है, ये हमने। और ये जो $10 बिलियन वाले हैं, तो अगर ये 100 भी खड़े हो गए ना चीमा साहब, 1 ट्रिलियन हमने ऐड कर दिया, तो हमारी कवायद तो है कि इनको बनाना है, हमारी लॉन्ग रन फ्यूचर है, इनको बनाना है। और दूसरी बात क्या है, इन स्टार्टअप्स को एक तो देखिए, यहाँ स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं। अगर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखे, वो कॉर्नल हो, मिशिगन हो, ये बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज IBI लीग है, उनके पैरेलल माना जाता है, उनके आसपास ही देखा जाता है उसको। सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स का रिप्यूट है। हमसे सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। आवर एवरेज एज इज अराउंड 28 ईयर्स, करेक्ट। चाइना की वही करीब 45 साल है, गोइंग टू 48। वी हैव यूथ, वी हैव अ बिग मार्केट। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपसे बात की थी, इंडियन रिटेल आफ्टर 10-15 ईयर्स ओनली विल बी $3 ट्रिलियन, केवल इंडियन रिटेल। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं चीमा साहब, जो बड़ा इन स्टार्टअप्स को प्रॉमिस भी देते हैं। पैसे कौन क्यों लगाएगा स्टार्टअप? पैसे लगाएगा अगर एनवायरनमेंट हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, विजन हो, और एक मार्केट भी है। अब यही स्टार्टअप इजराइल में इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं? इजराइल इज नॉट अ बिग मार्केट, US सैचुरेटेड मार्केट है, ठीक है। अब ये स्टार्टअप सिंगापुर में तो आप शायद 4 घंटे में कंपनी खोल सकते हो, दुबई में 2 घंटे में खोल सकते हो। वहां ये क्यों नहीं होते? दुबई, सिंगापुर छोटी इकोनॉमीज है, इंटरनल कंजप्शन नहीं इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी तो ईश्वर की ऐसी कृपा, इट इज 100% इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमें इसके लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगापुर की बात करें चीमा साहब, टॉयलेट पेपर, पीने का पानी, बिजली, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, राइट। और जो आप बेचते हो बाहर बेचते हो, क्योंकि आपका साइज ही 5-6 मिलियन है, तो उसमें क्या क्या बेचोगे? दुबई देखिए। तो दिक्कतें वहां, तो इसलिए जो हम प्रोड्यूस करेंगे, डेवलप करेंगे, वो हम यहाँ कंज्यूम करेंगे। इसमें एक और चीज जो सोचने की बात है, इन स्टार्टअप्स को फिर मिलाया गया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ। भाई कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जहां हमें सेल्फ डिपेंडेंसी, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग है, चिप टेस्टिंग है, चिप डिजाइन है, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। तो व्हाई डोंट वी प्रपोर्ट स्टार्टअप्स इन दैट? हमें एविएशन में स्टार्टअप चाहिए, हमें AI में चाहिए। लॉन्ग टर्म जो भी हमारा विजन है, उसके हिसाब से वी प्रमोटेड मोर स्टार्टअप्स। इस कैटेगरी में आप स्टार्टअप लाओगे,
आपको ये और एडवांटेज मिलेगा, ये और एडवांटेज मिलेगा, ये और एडवांटेज मिलेगा। अब स्टार्टअप का जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या लगा, भाई गवर्नमेंट मुझे फैसिलिटी दे रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, चीजें दिख रही, अगर मैं अपना एआई बेस्ड स्टार्टअप खोलूं जो भी कंट्री को चाहिए, तो इसका मार्केट बनाया बनाया, इसका गवर्नमेंट सपोर्ट है, विजन है, इकोसिस्टम है, मेरे को सब मिल जाएगा। और चीमा साहब, ये जो हमारे अपोजिशन के नेता है श्री राहुल गांधी जी और ऐसे कई सारे कैरेक्टर हैं, ये ना जब कोई नई चीज लाते हैं मोदी जी खूब मजाक बनाते हैं, जुमले बना दिए जी तुमने, ये कर दिया जी, ऐ कर दिया, ऐ कर दिया, और खूब जी ये पतंगे उड़ान दे खूब। पर आज राहुल गांधी जी को बोलो स्टार्टअप इंडिया का आपने खूब मजाक बनाया था, आज क्या कहोगे भाई? ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का भी मजाक बनाते थे, पर जब दुनिया भर की वैक्सीन यहां बनने लगी और चीजें होने लगी तब इनको समझ आया। मैं कह रहा हूँ चीमा साहब आपको, आज से 2-3 साल बाद वी विल, मतलब हम सब सलामत रहे, ऊपर वाले की मेहरबानी, ईश्वर की कृपा हो, we will discuss again about make in India and Atmanirbhar Bharat. They will exactly reach the same stature. It's matter of just time. We're exactly going to reach the same stature. So यहाँ एक political will, यहाँ एक vision की जरूरत है, population, education system, एक framework, एक ecosystem, जो आपने बहुत अच्छा word use किया, एक पूरा full fledged supporting ecosystem की जरूरत यहाँ पे है। हाँ, कुछ देश के दुश्मन है, कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो मजाक बनाएंगे, मीम्स बनाएंगे, जोक बना देंगे, 1-2-4 बयान इधर उधर दे देंगे। और राहुल गांधी जी ने एक बार बोला, वो जो क्या है वो शेर, उसमें वो जो गोटियां घूमती है। अब जो हमने वैक्सीन बनाई, मैं तो भाई मेरे राहुल जी बड़े भैया हो आप, एक बार बताओ, हमारी आबादी है 101.3 बिलियन, इमेजिन वी हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, आपको 2.6 बिलियन वैक्सीन डोजेस कौन देता चीमा साहब? आप $100 का भी खरीदने को तैयार हो, $2 का नहीं, $100 का कौन देगा आपको 2.6 बिलियन डोजेस? कहां से लाओगे? तो ये चीजें उनको समझने की है, पर वो ये पॉलिटिक्स है, मतलब जब पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना और देश को डाउन करने के लिए आए, उन्हें ये समझ नहीं आता कि मोदी विरोध कब वो देश विरोध करने लगते हैं, मोदी विरोध करते करते कब वो देश विरोध की तरफ निकल जाते हैं, उन्हें आज तक यही समझ नहीं आया। पर ये जो एक और सक्सेस स्टोरी पे सक्सेस स्टोरी आ रही है, ये इनको अब, मतलब कहते हैं ना, आई स्वॉलो माई ओन वर्ड्स, मेरे को आई हैव टू स्वॉलो उनकी वो आपके